हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो इंडिविजुअल्स और पब्लिक फिगर्स दोनों को अफेक्ट करता है। वो है डिफमेशन। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने आपके बारे में गलत रूमर्स फैलाए हों, या फिर आपने न्यूज़ में किसी सेलिब्रिटी के बारे में डैमेजिंग क्लेम्स देखे हैं? अगर इन स्टेटमेंट्स की वजह से आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे तो वहीं पर डिफमेशन लॉ काम में आता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिफमेशन क्या है, लिबल और स्लैंडर के बीच क्या डिफरेंस है। ये पढ़ेंगे कि क्या की लीगल प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे डिफेंसेस जो डिफमेशन केसेस में काम में आते हैं, और उन फेमस केस लॉज को जो डिफमेशन लॉ को शेप करते आए हैं। डिफमेशन लॉ काफी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन की प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रमोशन के बीच एक बैलेंस मेंटेन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि डिफमेशन का मतलब क्या है। लीगल टर्म्स में डिफमेशन एक ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट को रेफर करता है जो किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करे। ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे राइटिंग, स्पीच या फिर इमेजेस और वीडियोस के थ्रू। डिफमेशन क्वालिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, जिन्हें हम डिफमेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफमेशन के दो टाइप्स होते हैं, पहला है लिबल और दूसरा है स्लैंडर। लिबल वो डिफमेशन है जो एक परमानेंट फॉर्म में होता है, जैसे रिटन स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स या फिर इमेजेस। वहीं स्लैंडर एक स्पोकन डिफमेशन होती है जो टिपिकली टेम्पररी होती है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट हार्म कॉज कर सकती है। और क्योंकि लिबल रिटन या रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा लास्टिंग होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डिफमेशन लॉ का मकसद है आपकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना ऐसी फॉल्स और डैमेजिंग स्टेटमेंट्स से जो आपके बारे में लिखी गई हों या फिर बोली गई हों। चलिए अब उन की एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो डिफमेशन क्लेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्लेमनेंट को प्रूव करने जरूरी होते हैं। ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बेसिस पर लीगल एक्शन ना लिया जाए, बल्कि लीगल एक्शन उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हो जो किसी की रेपुटेशन को एक्चुअली डैमेज करती हैं। तो डिफमेशन केसेस के चार मेन एलिमेंट्स में से सबसे पहला है स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, यानी स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। डिफमेशन लॉ ट्रुथफुल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता, चाहे वो कितनी भी डैमेजिंग क्यों ना हो। अगर स्टेटमेंट सच है तो वो डिफमेशन नहीं मानी जाती, चाहे उसका किसी की रेपुटेशन पर कितना ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों ना पड़े। सेकंड एलिमेंट है स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड और कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी, यानी वो स्टेटमेंट किसी थर्ड पार्टी तक पब्लिश या कम्युनिकेट होनी चाहिए। यानी सिर्फ सोच लेना या फिर अपने आप तक बात रखना काफी नहीं है। डिफमेटरी स्टेटमेंट को कम से कम एक दूसरे इंसान के सामने कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है। ये कम्युनिकेशन रिटन हो सकती है, वर्बल हो सकती है या फिर गस्चर्स के थ्रू हो सकती है, जैसे कि नॉन वर्बल एक्शंस के जरिए। थर्ड एलिमेंट है स्टेटमेंट मस्ट कॉज हार्म टू द रेपुटेशन, यानी स्टेटमेंट के जरिए क्लेमनेंट की रेपुटेशन को कुछ हार्म होना चाहिए। ये हार्म पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल स्टैंडिंग पर इम्पैक्ट डाल सकता है। कोर्ट ये देखती हैं
कि स्टेटमेंट की वजह से क्लेमनेंट की रेपुटेशन कैसे अफेक्ट हुई। क्या उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, या फिर उन्हें लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी का सामना करना पड़ा। और फाइनली फोर्थ एलिमेंट है स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द क्लेमनेंट, यानी स्टेटमेंट क्लेमनेंट के बारे में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो इंसान आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर किसी पर्सन का नाम नहीं लिया गया है लेकिन लोग रीजनेबली इन्फ्रेंस लगा के समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट उसी पर्सन के बारे में है, तो भी वो क्लेम कर सकता है। ये सभी एलिमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि सिर्फ हार्मफुल फॉल्सहुड स्टेटमेंट्स पर ही लीगल एक्शन लिया जाए। अब जब हम डिफमेशन के की एलिमेंट्स को समझ चुके हैं, तो चलिए अब दो टाइप ऑफ डिफमेशन, लिबल और स्लैंडर को एक्सप्लोर करते हैं। ये दोनों ही फॉर्म्स डिफमेशन हैं। ये दोनों कैसे कम्युनिकेट किए जाते हैं और इन दोनों से क्या लेवल ऑफ हार्म होता है, उसके बेसिस पर ये डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिबल की। लिबल वो डिफमेशन है जो एक परमानेंट फॉर्म में होती है, जैसे कि रिटन स्टेटमेंट्स, पब्लिश्ड आर्टिकल्स या फिर ऑनलाइन पोस्ट्स। और क्योंकि ये स्टेटमेंट्स किसी लास्टिंग मीडियम में रिकॉर्ड होती हैं, इसीलिए लिबल को स्लेंडर से ज़्यादा सीरियस माना जाता है, क्योंकि उस हार्मफुल कंटेंट को इजीली शेयर किया जा सकता है, बार बार एक्सेस किया जा सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यूज़पेपर किसी के बारे में फॉल्स और डैमेजिंग आर्टिकल पब्लिश करता है, तो ये लेबल होगा। सिमिलरली, अगर सोशल मीडिया पर डिफमेटरी स्टेटमेंट्स पोस्ट की जाती हैं, तो ये भी लेबल के अंडर फॉल करता है, क्योंकि ये परमानेंट फॉर्म में अवेलेबल है और रिपीटेडली एक्सेस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें स्लेंडर की, तो स्लेंडर वो डिफमेशन है जो एक ट्रांजिट फॉर्म में होती है, जैसे कि स्पोकन वर्ड्स या गस्चर्स। और क्योंकि स्लेंडर रिकॉर्ड नहीं होती, इसीलिए इसे प्रूव करना मुश्किल होता है और इस केस में क्लेमनेंट को स्पेसिफिक डैमेजेस जैसे कि फाइनेंशियल लॉस या इमोशनल डिस्ट्रेस प्रूव करना पड़ता है, एक्सेप्ट फॉर सच केसेस जहां स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जैसे कि किसी पर क्राइम के फॉल्स एक्विजिशंस लगाना। कुछ सिनेरियोज जो स्लेंडर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक मीटिंग के दौरान किसी ने आपको झूठा एक्यूज किया कि आप अनट्रस्टवर्दी हैं, तो ये स्लेंडर कहलाएगा। या फिर अगर किसी ने एक कन्वर्सेशन में डैमेजिंग रूमर्स स्प्रेड किए, तो वो भी स्लेंडर होगा। लेकिन स्लेंडर में ये प्रूव करना मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या बोले गए थे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं होता। तो अगर इन शॉर्ट हम लेबल और स्लेंडर को कंपेयर करें, तो लेबल परमानेंट फॉर्म में होता है और ज्यादा लॉन्ग टर्म हार्म कॉज करता है। वहीं दूसरी तरफ स्लेंडर ट्रांजिट फॉर्म में होता है और स्लेंडर के ज्यादातर केसेस में स्पेशल डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत होती है, अनलेस एंड अनटिल वो स्टेटमेंट पर्टिकुलरली डैमेजिंग ना हो। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं उन डिफेंसेस को जो डिफमेशन केस में यूज किए जा सकते हैं। अगर कोई डिफमेशन क्लेम फाइल होता है, तो डिफेंडेंट के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैलिड डिफेंसेस हो सकते हैं। ये डिफेंसेस क्रिटिकल हैं, क्योंकि ये फ्री स्पीच को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट होने से रोकते हैं और साथ ही रेपुटेशन की प्रोटेक्शन का बैलेंस मेंटेन करते हैं। सबसे पहला डिफेंस है ट्रुथ, यानी सच्चाई। अगर स्टेटमेंट ट्रू है
तो चाहे वो क्लेमनेंट की रेपुटेशन के लिए कितनी भी डैमेजिंग क्यों ना हो, उसे डिफमेशन नहीं माना जाता। लॉ उन लोगों को पनिश नहीं करता जो एक्यूरेट स्टेटमेंट्स देते हैं, चाहे वो हार्श ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यूज़पेपर किसी पर्सन के बारे में सही और ऑथेंटिक लेकिन अनफ्लैटरिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है, तो ट्रुथ का डिफेंस पब्लिकेशन को डिफमेशन क्लेम से बचाएगा। सेकंड डिफेंस है फेयर कमेंट और ओपिनियन। ये डिफेंस तब अप्लाई होता है जब स्टेटमेंट एक ओपिनियन हो और फैक्चुअल क्लेम ना हो। ये ओपिनियन ट्रू फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए और बिना किसी मलाइस के दिया गया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस का नेगेटिव रिव्यू या किसी पब्लिक फिगर के एक्शन का क्रिटिक अगर क्लियरली एक ओपिनियन है, तो ये फेयर कमेंट के अंडर आ सकता है। थर्ड डिफेंस है प्रिविलेज। प्रिविलेज कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में दी गई डिफमेटरी स्टेटमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज और क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज उन स्टेटमेंट्स को कवर करता है जो पार्लियामेंट्री सेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा दी गई होती हैं। इन स्टेटमेंट्स पर बिना किसी कंडीशन के प्रोटेक्शन होती है। और क्वालिफाइड प्रिविलेज उन स्टेटमेंट्स पर अप्लाई होता है जो किसी लीगल या मॉरल ड्यूटी के अंडर कम्युनिकेट किए गए होते हैं, जैसे फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग। लेकिन ये प्रोटेक्शन तभी अप्लाई होती है जब स्टेटमेंट्स बिना मलाइस के दी गई हों। और फोर्थ डिफेंस है कंसेंट। अगर क्लेमनेंट ने स्टेटमेंट की पब्लिकेशन के लिए परमिशन दी थी, तो वो बाद में डिफमेशन का क्लेम नहीं कर सकता। यानी ये डिफेंस तब अप्लाई होता है जब एलेज्ड डिफमेटरी स्टेटमेंट के लिए डिफेम्ड इंडिविजुअल ने एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली अपनी परमिशन दी हो। ये सभी डिफेंसेस डिफमेशन लॉ में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और रेपुटेशन की प्रोटेक्शन दोनों को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए अब डिफमेशन के केसेस में अवेलेबल रेमेडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोर्ट ये फाइंड करता है कि डिफमेशन क्लेम वैलिड है, तो कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती हैं जो इंजर्ड पार्टी को अपनी रेपुटेशन रेस्टोर करने या हार्म के लिए कंपनसेशन लेने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली रेमेडी है डैमेजेस, यानी मॉनेटरी कंपनसेशन। ये डिफमेशन केसेस में सबसे कॉमन रेमेडी होती है। इसमें क्लेमनेंट को उनकी रेपुटेशन को हुए डैमेजेस के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है। ये डैमेजेस अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस और एग्जम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस। जनरल डैमेजेस क्लेमनेंट की रेपुटेशन को हुए हार्म और इमोशनल डिस्ट्रेस को कवर करते हैं। वहीं स्पेशल डैमेजेस स्पेसिफिक फाइनेंशियल लॉसेस के लिए कंपनसेट करते हैं, जैसे कि जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लॉस। और एग्जम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस तब दिए जाते हैं जब डिफेंडेंट ने मलाइस या एक्सट्रीम बैड इंटेंशन के साथ एक्ट किया हो। सेकंड रेमेडी है इंजंक्शंस, यानी प्रिवेंटिंग फर्दर हार्म, जिसमें कोर्ट डिफेंडेंट को डिफमेटरी स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करने से रोक सकती है। ये रेमेडी उन केसेस में काफी यूजफुल होती है जहां हार्मफुल कंटेंट ऑनगोइंग हो या फिर उसके रिपीट होने के चांसेस हों। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर रिपीटेड डिफमेटरी पोस्ट्स। और थर्ड रेमेडी है रिट्रैक्शंस एंड अपॉलजीज। कुछ केसेस में कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर कर सकती है कि वो एक रिट्रैक्शन या अपॉलजी इशू करे, ताकि क्लेमनेंट की रेपुटेशन रिस्टोर हो सके।
ये रेमेडी ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स या पब्लिक फिगर के केसेस में देखी जाती है, जहां अपॉलजी या रिट्रैक्शन पब्लिक फोरम में की जाती है, जहां पे ओरिजिनल डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की गई थी। ये सभी रेमेडीज डिफेमेशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने और जस्टिस इंश्योर करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। डिफेमेशन लॉ को अच्छे से समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज को समझना जरूरी है, जो लीगल प्रेसिडेंट सेट करते हैं। ये केसेस दिखाते हैं कि कोर्ट्स कैसे इंडिविजुअल की रेपुटेशन की प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं। आइए डिफेमेशन लॉ के कुछ लैंडमार्क केसेस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला केस है न्यूयॉर्क टाइम कॉर्पोरेशन का। ये केस एक पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट था, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के अगेंस्ट डिफेमेशन का क्लेम किया था, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जो सिविल राइट्स प्रोटेस्ट के पुलिस रिस्पॉन्स को क्रिटिसाइज कर रहा था। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर के फेवर में रूलिंग दी और एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया, जिसे एक्चुअल मलाइस कहा। इसका मतलब है कि पब्लिक फिगर्स को यह प्रूव करना होगा कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट या तो जानबूझकर फॉल्सली प्रेजेंट की गई या रेकलेस डिसरिगार्ड के साथ पब्लिश की गई थी। ये केस फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रोटेक्ट करने में एक माइलस्टोन सेट करता है और साथ ही साथ मीडिया को हार्मफुल और इंटेंशनल फॉल्सहुड्स के लिए अकाउंटेबल ठहराता है। सेकंड केस है डर्बश्राइन काउंटी काउंसिल वर्सेस टाइम्स न्यूज़पेपर लिमिटेड का। ये केस एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी के डिफेमेशन क्लेम पर था। कोर्ट ने रूल किया कि गवर्नमेंट बॉडीज डिफेमेशन के लिए सू नहीं कर सकती, क्योंकि ये फ्री स्पीच और गवर्नमेंट अफेयर्स के ओपन डिबेट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इस केस ने ये रीइंफोर्स किया कि पब्लिक क्रिटिसिज्म और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा है। थर्ड केस है रेनॉल्ड्स वर्सेस टाइम्स न्यूज़पेपर्स लिमिटेड का। इस केस में डिफेंडेंट न्यूज़पेपर ने आर्टिकल पब्लिश किया जो क्लेमनेंट के अकॉर्डिंग डिफेमेटरी था। कोर्ट ने इस केस में एक डिफेंस एस्टैब्लिश किया, जिसे रेनॉल्ड्स डिफेंस कहा, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक पब्लिकेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है और जर्नलिस्ट उसमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा था, तो ऐसे केस में उसे डिफेमेशन क्लेम से प्रोटेक्शन मिलेगी। ये डिफेंस रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को सेफगार्ड करता है और पब्लिक कंसर्न के मैटर्स पर ओपन डिस्कशन को एनकरेज करता है। फोर्थ केस है लेकॉक्स वर्सेस इंडिपेंडेंट प्रिंट लिमिटेड का। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिफेमेशन क्लेम्स के लिए सीरियस हार्म रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई किया। कोर्ट ने यह होल्ड किया कि क्लेमनेंट को यह प्रूव करना होगा कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उनकी रेपुटेशन को सीरियसली हार्म कर रही हैं या फिर हार्म कर सकती हैं। इस केस ने डिफेमेशन क्लेम्स के स्टैंडर्ड्स को रिफाइन किया ताकि ट्रिवियल और माइनर हार्म के लिए लीगल एक्शन ना लिया जाए। ये सभी केस ये दिखाते हैं कि कोर्ट्स कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही जेन्युइनली हार्मफुल और फॉल्स स्टेटमेंट के अगेंस्ट रेपुटेशन की प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। जब से हम डिजिटल एज में आए हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका ड्रामेटिकली बदल गया है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स के राइज के साथ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अब पहले से ज्यादा तेजी से और वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकती हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि डिफेमेशन लॉ ने इन मॉडर्न चैलेंजेस के साथ कैसे अडॉप्ट किया है। डिजिटल एज का एक सबसे बड़ा चैलेंज है
सोशल मीडिया डिफमेशन का राइज। प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हार्मफुल स्टेटमेंट्स पोस्ट किए जाने के बाद वो रैपिडली शेयर होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो हजारों या शायद लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि डिफमेटरी कंटेंट किसी की रेपुटेशन को बहुत ही कम टाइम में सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा सकता है। फास्ट पेस ऑनलाइन कम्युनिकेशन की वजह से कोर्ट्स को अब साइबर डिफमेशन के केसेस ज्यादा देखने पड़ते हैं। ये केसेस तब अराइज होते हैं जब यूजर्स या इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट्स, कमेंट्स या वीडियोस के जरिए दूसरों के बारे में गलत और डैमेजिंग क्लेम्स स्प्रेड करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इशू है यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और यूट्यूब पर काफी कंटेंट यूजर्स के द्वारा क्रिएट किया होता है। तो सवाल उठता है, अगर ये कंटेंट डिफमेटरी है तो कौन लायबल होगा? काफी जुरिस्डिक्शंस में प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर या यूट्यूब तब तक डिफमेटरी कंटेंट के लिए लायबल नहीं होते जब तक वो नोटिफाई होने के बाद उस कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। ये यूएस के कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट जैसे लॉज पर बेस्ड है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सर्टेन प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रैक्टिकली आज की मॉडर्न डिजिटल एज की बात करें तो मोस्टली डिफमेशन केसेस साइबर डिफमेशन के फॉर्म में होते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके डिफमेटरी कंटेंट स्प्रेड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केसेस में कोर्ट्स ने डिफमेटरी ट्वीट्स या यूट्यूब वीडियोस के बेसिस पर डैमेजेस अवार्ड किए हैं। ये केसेस ये हाईलाइट करते हैं कि चाहे मीडियम बदल गया है, लेकिन रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने वाले लीगल प्रिंसिपल्स अब भी रेलेवेंट हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में भी गलत और हार्मफुल स्टेटमेंट्स को अकाउंटेबल रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि डिफमेशन लॉ आज के टाइम में क्यों इतना एसेंशियल है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जहां इंफॉर्मेशन रैपिडली शेयर होती है और रेपुटेशंस इंस्टेंटली डैमेज हो सकती हैं, डिफमेशन लॉ काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसका काम दो इंपॉर्टेंट चीजों का बैलेंस क्रिएट करना है। पहला है इंडिविजुअल की रेपुटेशन को फॉल्स स्टेटमेंट से प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है ये इंश्योर करना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज ना हो। डिफमेशन लॉ ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स और पब्लिक फिगर्स अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, लेकिन अगर स्टेटमेंट्स एक लिमिट क्रॉस करते हैं और किसी की रेपुटेशन को अनजस्ट हार्म पहुंचाते हैं, तो उस पर्सन को उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके। अगर बात करें पब्लिक फिगर्स की, तो पब्लिक फिगर्स के लिए डिफमेशन लॉ का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। पब्लिक फिगर्स अपनी पोजीशन की वजह से क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अगेंस्ट फॉल्स और मलिशियस स्टेटमेंट्स दिए जा सकें। डिजिटल एज में जहां सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, डिफमेशन लॉ का रेलेवेंस और भी बढ़ जाता है। फॉल्स स्टेटमेंट्स कुछ मिनट्स में वायरल होकर किसी की रेपुटेशन को इररिपेरेबल डैमेज पहुंचा सकती हैं। डिफमेशन लॉ एक लीगल रेमेडी प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिविजुअल्स अपनी रेपुटेशन रिस्टोर कर सकते हैं। डिफमेशन लॉ रिस्पॉन्सिबल स्पीच को भी एनकरेज करता है। ये हर इंडिविजुअल, मीडिया आउटलेट और पब्लिक फिगर को ये रिमाइंड कराता है कि वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर स्टेटमेंट का एक इम्पैक्ट होता है
और साथ ही अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, यानी अगर किसी की बात फॉल्स और डैमेजिंग हो तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करता है जहां फैक्ट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है और रेपुटेशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि डिफेमेशन लॉ मॉडर्न सोसाइटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये रेपुटेशन की प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच बैलेंस क्रिएट करता है, पब्लिक फिगर्स और मीडिया को अकाउंटेबल बनाता है, इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन हार्म से बचाता है और साथ ही रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। एक ऐसे वर्ल्ड में जहां इंफॉर्मेशन लाइटनिंग स्पीड से ट्रेवल करती है, डिफेमेशन लॉ ये इंश्योर करता है कि फॉल्स और हार्मफुल स्टेटमेंट्स अनचेक्ड ना रहे और विक्टिम्स को जस्टिस मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और लीगल कंसेप्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे।